यूक्रेनी सैन्य काफिले पर रूस का हमला और रूस ने इस्कंदर मिसाइल से अटैक किया है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन काफिले को तबाह कर दिया। रूसी हमले में 3 मिलिट्री ट्रक खाक हो गया। इस्कंदर हमले में सैकड़ों ड्रोन भी नष्ट हो गए। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस ने किया है विध्वंसक प्रहार। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना पर डायरेक्ट अटैक किया गया। रूसी सेना ने घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूसी सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक MiG-29 से रूसी सैन्य पोस्ट पर हमला किया गया, बमबारी की गई। यूक्रेन ने गाइडेड बम से किया है हमला। यूक्रेनी बमबारी में रूसी सैन्य पोस्ट तबाह हो गया। वॉर जोन से आ रही है 3 बड़ी खबरें आपके सामने और उसकी 3 तस्वीरें भी। आप देखिए किस तरह से यूक्रेन के सैन्य काफिले पर रूस का हमला हुआ और यह ड्रोन काफिला था जिस पर यह अटैक किया गया। वॉर जोन में यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया रूस की तरफ से। MiG-29 से यूक्रेन ने रूस पर अटैक किया है गाइडेड बम से। और देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस से जंग के लिए अमेरिका की तैयारी और ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन को हमले में मदद करेगा अमेरिका, यह खबर सामने आ रही है। हमले के लिए खुफिया जानकारी शेयर करेगा। रूस की लोकेशन की जानकारी अमेरिका देगा यूक्रेन को। शेयरिंग डेटा को ट्रंप की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। तो अमेरिकी मदद को लेकर एक और बड़ी खबर, और अमेरिका और नाटो की जो तैयारी है वो इसी के साथ और भी ज्यादा विध्वंसक रूप अख्तियार करती हुई नजर आ रही है रूस के खिलाफ। तो देखिए कैसे ट्रंप ने तेवर बदलने शुरू किए और क्या यूक्रेन को ट्रंप का यह बड़ा कवर मिलने वाला है। सवाल क्या है, क्या यूक्रेन युद्ध का विस्तार करना चाहते हैं ट्रंप और इसके लिए तैयारी क्या है। तो रूस के अहम ठिकानों को तबाह करने का प्लान बनाया जा रहा है। यूक्रेन को रूस में अंदर हमले में मदद करेगा यूएस। अमेरिका रूस के अहम ठिकानों की जानकारी देगा, यूक्रेन को खुफिया जानकारी शेयर करेगा अमेरिका। ये खबरें आ रही हैं और देखिए टारगेट पर क्या क्या होगा यह भी अहम है। बड़ी रिफाइनरी, पाइपलाइन, बिजली घर, बुनियादी ढांचे, ये सब टारगेट पे होंगे। मकसद यह है कि रूस को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान पहुंचाया जाए और ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज वेपन से हमले की मंजूरी मांगी थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रंप उस रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं जिसके लिए वो बाइडेन को दिन रात कोसते रहते थे। संजय सोई सर, सवाल तो यही है कि ट्रंप नया क्या कर लेंगे। वो चीज जो बाइडेन पहले से कर रहे थे वही तो होगा और क्या होगा। नहीं, बिल्कुल अभी ऐसा है कि देखिए काफ़ी ट्रम्प ने कोशिश की, उनका चुनावी एक मुद्दा भी था कि 24 घंटे में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी उसके बाद में तकरीबन 8-9 महीने हो गए। उसकी तो हवा निकल गई, उसकी भी हवा निकल गई। तो अभी जो है अभी वो फ्रस्ट्रेट हो गए और कई बार बातचीत हो गई, तो अब उन्होंने ये पॉलिसी बदली करके यूक्रेन को जो मदद रोकी हुई थी वो दोबारा मदद करने का एश्योरेंस दे ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। और देखिए अगर अमेरिका की मदद इस तरह की मिलती है तो एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि यूक्रेन पहले यूरोप के देशों की मदद से काफ़ी हद तक उनकी रिफाइनरीज पर, उनके वेपन डिपोज पर हमला कर रहा था। और इस समय में जो लड़ाई जो है दोनों पक्षों से एक तरह से स्टेलमेट है। किसी ने 1 गाँव लिया, किसी ने 2 गाँव लिया, किसी ने 2 टैंक मारे। नहीं सर, मेरा एकदम सीधा सवाल है, जल्दी से उसको बताइए कि ट्रंप अगर मदद करना शुरू भी कर देते हैं, क्या रूस को हरा पाएंगे या फिर सिर्फ इस युद्ध को लंबा खींच पाएंगे। नहीं, ऐसा कि इसमें रूस के ऊपर प्रेशर डालने वाली बात है। बाकी जो युद्ध अभी 3.5 साल से चल रहा है वो चले जा रहा है। रशिया के अंदर ताकत है, उसके अंदर हथियार बनाने की शक्ति है, वो अपने हथियार बनाए जा रहा है। उनको नॉर्थ कोरिया और ईरान से भी मिल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के अंदर सैनिकों की कमी है, यूक्रेन के अंदर अभी हथियारों की कमी है और उनके अंदर ट्रेंड सोल्जर्स की भी कमी है। अगर अमेरिका देता है, मदद जरूर होगी, वो अमेरिका का उद्देश्य है कि रशिया के ऊपर आर्थिक नुकसान पहुंचा। यानी संजय सोइसर, कुल मिलाकर एक सैन्य मदद के जरिए एक पोस्टरिंग भी और एक दबाव बनाने की कोशिश भी साफ तौर पर नजर आ रही, क्योंकि अलास्का वार्ता में 15 अगस्त को जो बातचीत हुई उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के चेर्निहाइव पर रूस का हुआ है ड्रोन से अटैक। रूस ने चेर्निहाइव में ट्रेन पर ड्रोन अटैक किया। रूसी हमले में ट्रेन के कई डिब्बे क्षतिग्रस्त कैसे हुए ये देखिए आप। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले रूसी ट्रेन को निशाना बनाया था।
और पोर्ट सिटी ओडिशा पर रूस का हमला। जी हां, ओडिशा में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया। हमले में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद ओडिशा के कई इलाके में ब्लैकआउट। और एक और बड़ी खबर, रूस से ड्रोन घुसपैठ पर डेनमार्क की तरफ से अब वार्निंग दे दी गई है रूस को। विश्व युद्ध के बाद सबसे खतरनाक दौर में है इस वक्त यूरोप। रूस और यूरोप की हाइब्रिड वॉर जारी है, यह कह दिया गया है। डेनमार्क की पीएम मैट फ्रेडरिक्सन ने यह बयान दिया है, ड्रोन हमलों से यूरोप को बांटने की साजिश है और अब इसे विध्वंसक जंग से पहले हाइब्रिड वॉर के तौर पर कहा जा रहा है। और इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का बयान सामने आया है और रूस ने यूरोप के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध छेड़ा। अब रूस को जवाब देना जरूरी, रूस के एक्शन को रोकना होगा। पुतिन के आगे नहीं झुकेगा फ्रांस या यूरोप। तो रूस की हाइब्रिड वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत क्या माना जाए, क्योंकि डेनमार्क की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान दे दिया गया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने खुद यह बयान दिया, रूस के साथ यूरोप की हाइब्रिड वॉर शुरू हो गई है। विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे खतरनाक और विध्वंसक विस्फोटक हालात है। बड़ी बात क्या है, ड्रोन घुसपैठ के बाद यूरोप में आपातकाल जैसे हालात हो गए। नाटो ने माना रूस से यूरोप के साथ अघोषित युद्ध है। ये आशंका अब क्या जताई जा रही है, पुतिन जल्द युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। जरूरी जानकारी आप देखिए, पोलैंड, फिर जर्मनी, रोमानिया समेत 11 देशों में अभी तक ड्रोन की घुसपैठ हुई और इन सब मामलों में जो इशारा है वो रूस की तरफ गया। दावा है कि पुतिन नाटो की शक्ति परीक्षण कर रहे हैं, ये भाप रहे हैं कि आखिर उसकी ताकत क्या है, कितना वो सामना कर सकते हैं। और देखिए हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर हैं। श्याम कुमार सर, ये बहुत बड़ा बयान दिया गया, हाइब्रिड वॉर बता दिया गया जो ड्रोन घुसपैठ हुई। आपको लगता है कि ये वन स्टेप बिफोर रियल वॉर के है, बस इसके बाद अब कभी भी जो असली जंग है वो शुरू हो सकती है? धन्यवाद करुणा। जय हिंद, सनोवर्ण, विजयादशमी की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। हाइब्रिड वॉरफेयर तरीका है एक स्ट्रैटेजी का, और इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो सबसे पहले मैं 3 बातें कहना चाहता हूं जल्दी से। सबसे पहले कंडक्शन किया था उन्होंने। कंडक्शन की स्ट्रैटेजी क्या थी? 12 किलोमीटर का काफिला लेके कीव तक घुस गए ऑन फुट, कंडक्शन। दूसरा कन्वेक्शन किया उन्होंने। कन्वेक्शन मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट्स को पकड़ लिया, लोगों को बहलाया फुसलाया और ट्रिगर करके इलेक्शन करा के उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अपने मिला लिया। ये कन्वेक्शन हुआ। और अब हो रहा है रेडिएशन, जिसको हम साथ साथ कह सकते हैं नो ग्राउंड मूवमेंट, जहां है वहीं रहे लेकिन मनोबल तोड़ते जाएं, कीव पर अटैक करते जाएं। कभी ओडिशा हो, कभी इधर हो, कभी पोलैंड की सीमा हो, कभी नाटो की कंट्री तक। अनइंटेंशनल इनोसेंट वॉन्डरिंग कहते हैं वो पुतिन इसको। तो पुतिन का तरीका है, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, हाइब्रिड वॉरफेयर इसी को कहते हैं। मनोबल तोड़ना है अब कीव को झुकाना है उनको और अपनी जमीर की लड़ाई में नाटो की आहट को बंद करना है। उसके लिए उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर भी छेड़ दिया है। लेकिन वो कहते हैं सॉरी, हमारे ड्रोन्स वॉन्डरिंग चले गए, गलती से चले गए, हम कुछ नहीं करना चाहते। हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, हम डेनमार्क फिनलैंड के एरिया में, बाल्टिक सी में हमारे एयरक्राफ्ट उड़ते रहते हैं। हमारा कलिनिंग्राड है वहां पे, हमारा सेंट पीटर्सबर्ग है वहां पे, हम वहां से जाते हैं, हमारी सबमरीन फ्लीट है, हमें करना पड़ेगा ये सब। लेकिन नाटो को डर लग रहा है, फिनलैंड को डर लग रहा है। कोपेनहेगन में मीटिंग होने वाली है, यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं ड्रोन वॉल बनाएंगे हम। पुतिन ने उनको कहा है अभी कि ड्रोन वॉल की चिंता मत करो, ये सब मत करो, मेरे से डायरेक्ट बात करो। मैं चाहता हूं तुम मेरे से डायरेक्ट बात करो, ड्रोन वॉल में पैसा बर्बाद मत करो, ये कह रहे हैं पुतिन उनको। तो आप समझिए हाइब्रिड वॉरफेयर का नमूना तो लग रहा है। लेकिन अगर आप मुझे समय दें, अगर मैं बताता हूं आपको इसके बाद फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, और समझेंगे आगे इसको कि आखिर इस हाइब्रिड वॉर का तोड़ यूरोप की तरफ से क्या हो सकता है, जिसकी बात मैक्रो भी कर रहे थे। देखिए डोनेट्स्क पर रूस का इस बीच एयर स्ट्राइक की खबर, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर बारूदी बौछार, हवाई हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह हुआ, हथियार और गोला बारूद भी नष्ट हुआ है। और देखिए यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक और ऐलान सामने आ गया है। यूक्रेन को 4 बिलियन यूरो देगा ईयू चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन की तरफ से कहा गया आधी राशि ड्रोन मदद में निवेश की जाएगी। रूस से जब्त की गई संपत्ति से जो मदद है वो की जा रही है।
दरअसल रूस यूक्रेन को लगातार मिल रही सैन्य मदद से भड़का हुआ है और इसी वजह से रूस के टारगेट पर यूरोपीय देश आ गए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है, जिसने अभी तक 71,156 करोड़ की मदद यूक्रेन को दी है। दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जिसकी तरफ से अब तक 38,624 करोड़ की मदद दी गई है। चौथे स्थान पर पोलैंड का नाम है, जिससे 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को मिल चुकी है। और इसके अलावा अगर नीदरलैंड्स की बात करें, नीदरलैंड्स ने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है। स्वीडन ने अभी तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कब तक यूक्रेन खुद को ऐसे बचा पाएगा? सर, बीते 3 साल से ज्यादा हो गया है, अमेरिका से लेकर नेटो कंट्रीज तो लगातार मदद कर रहे हैं। कब इसका अंत होगा? देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल इस समय में यूक्रेन को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो इसका मैन पावर की है। अमेरिका ने मदद कर दी तो यूरोप से मदद मिलनी शुरू हुई, जिसकी वजह से उनको एक ऑक्सीजन मिलता रहा कि हाँ भैया आप लड़ाई लड़ते रहो। और वाकई में देखा जाए तो कई जगह वो पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम हुए थे। अभी जो लड़ाई है मेनली एआई के द्वारा सर्विलेंस और पिन पॉइंट अटैक पर आ गई यूक्रेन की तरफ से। रशिया जो एट्रिशन वॉरफेयर कर रहा है, लगातार उनके ऊपर भारी संख्या में ड्रोन के द्वारा हमले कर रहा है। और यही कारण, जैसे जो आप बता रहे हैं कि रशिया अगर यूरोप के ऊपर मूवमेंट्स कर रहा है, उनके अंदर एक खौफ पैदा कर रहा है, उसका कारण यही है कि ये लोग जो लगातार मदद कर रहे हैं, अभी तक तो ये इनडायरेक्ट वॉर रशिया से कर रहे थे कि भाई यूक्रेन को पैसा लो, आप जाओ अंदर हमले करो। अब जब रशिया इनकी सीमा पे आगे अंदर 4-6 ड्रोन अंदर कर दिए हैं तो वहां पे पैनिक हो गया है, वहां पे हवाई अड्डे अलर्ट पे हो गए, वहां उनकी सेनाएं डिप्लॉय हो गई है, वहां पे उनकी फेंस बनाई जा रही है, कंक्रीट की दीवारें बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पर इस समय में यूरोप यूनियन के ऊपर ये जो प्रेशर डाल के शायद आज जो उनको मदद की जो क्षमता है, जो हजारों करोड़ की उन्होंने मदद दी है, क्या अभी भी वो इतने करोड़ों की मदद देंगे? क्योंकि अभी उन्हें चिंता पड़ गई अपनी। बिल्कुल सवाल, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसे कितने लंबे समय तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं रूस के खिलाफ। और देखिए, इस बीच एक और खबर, रूसी ऑयल टैंकर की जांच में नया पर्दाफाश हुआ है और फ्रांस की जांच टीम को आशंका है ड्रोन घुसपैठ के लिए इस शिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। और रूसी शिप में ड्रोन लॉन्च का पता चला। शैडो फ्लीट टैंकर को फ्रांस ने जब्त कर लिया है। तो पुतिन का ऑपरेशन घोस्ट यूरोप में ड्रोन विस्फोट, क्या दावा किया गया है, सबसे पहले यह देखते हैं। रूसी ऑयल टैंकर घोस्ट से यूरोप में ड्रोन घुसपैठ। रूसी ऑयल टैंकर में ड्रोन लॉन्चिंग पैड मौजूद और ड्रोन घुसपैठ के वक्त डेनमार्क के तट पर मौजूद था। यह शिप 22 से 25 सितंबर को डेनमार्क के तट पर था। 28 सितंबर को ऑयल टैंकर फ्रांस की तरफ आया। जरूरी बात क्या है यह भी जान लीजिए। रूसी ऑयल टैंकर पर ईयू और ब्रिटेन के प्रतिबंध हैं। रूसी शैडो फ्लीट का हिस्सा है ऑयल टैंकर और फ्रांस के स्पेशल फोर्स शिप की जांच कर रही है। तो आप देखिए किस तरीके से ये कोशिश भी की जा रही है, जिसको लेकर ये सारा दावा आया है। श्याम सर, सवाल यहां पर यह है कि क्या वाकई में जो अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, रेडिएशन की आपने बात की, आपने ये भी बात किया कि लगातार एक टेस्टिंग कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है, लेकिन ये जो खबर है क्या ये बता नहीं रही है कि वाकई में ये सिर्फ टेस्टिंग नहीं है, रूस रियल प्रिपरेशन कर रहा है यूरोप के देशों में अंदर दाखिल होकर ऐसे अटैक करने की, मसलन की स्वार्म ड्रोन अटैक? रवि, नेवल वॉरफेयर में, इंटरनेशनल स्पेस में ये जो नेवी की ताकत है, ये है कि कहीं भी इंटरनेशनल स्पेस में कोई भी इनोसेंट पैसेज कर सकता है और अपने शिप का कॉन्ट्राबैंड कैरिंग या अम्युनिशन कैरिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग का इस्तेमाल कर सकता है। और इसके लिए नौसेना को अधिकार है कि विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर ये कर सकें। वीवीएसएस ऑपरेशंस कहते हैं इसको। उसका एक नमूना फ्रांस कर रहा है, क्योंकि यह पता है उसको कि उसमें ड्रोन है और वो डिस्टेंट अटैक वहां पे कर रहा है, एक तरह से मस्करेडिंग, मर्चेंट नेवी मस्करेडिंग इनटू इंडियन नेवल फ्लीट। तो ये गलत होता है और इसकी चेक्स होती हैं। अब मैं आपको बात करूं जो मैं कहना चाहता था, आर्थिक प्रहार हो रहा है। ये आर्थिक प्रहार कैसे हो रहा है? देखिए, अलास्का के फेलियर के बाद से 180 डिग्री टर्न लेने के बाद जेलेंस्की बहुत 4 महीने से कह रहे थे
भारत को भी उन्होंने कहा आप तेल लेना बंद करें, और यूरोपियन कंट्री से कहा कि तेल लेना बंद करो। और वो कह रहे हैं कि देखिए, ड्राइंग रूम में जो रशिया के लोग आराम से बैठ के टीवी पर वार देख रहे हैं, उनको आर्थिक आघात लगना चाहिए। अब पेट्रोल पंप पे लाइन लग रही है, और ड्रोन से अटैक जो हो रहा है वो 1000 किलोमीटर दूर जाके उनके रिफाइनरीज पे हो रहा है, ऑयल स्टोरेज पे नहीं हो रहा है। वो अब पंच करना चाहते हैं आर्थिक प्रहार। और टॉम हैक मिसाइल्स जो बात कर रहे हैं हम, ये जो कह रहे हैं ट्रंप की उनको देंगे, ये भी उसी का एक स्ट्रैटेजी है जहां वो रशिया को तोड़ना चाहते हैं आर्थिक रूप से, और कोई तरीका नहीं है। पर एक बात पूछूं मैं ट्रंप से, जो आपने शुरू में कहा था कि ट्रंप तो कहते हैं कि उनको पीस प्राइज देना है, ये नोबेल प्राइज देना है पीस का, तो ये जब अटैक करेंगे, लड़ाई बढ़ाएंगे और टॉम हैक देंगे, तो क्या उनकी नीति पर व्यक्तिगत प्रहार नहीं होगा? तो क्या वो ऐसा करेंगे? अभी गंगा में बहुत पानी बहना बिल्कुल उनके दाव पर, इन चीजों के लिए सर उनके दाव पर तो कई सारे सवाल हैं ही। भारत पाकिस्तान को लेकर वो झूठा दावा करते रहते हैं, ईरान को लेकर युद्ध को बढ़ा रहे हैं, रूस को लेकर युद्ध को बढ़ा रहे हैं। सवाल यही है कि युद्ध को बढ़ाने वाला कैसे पीस प्राइज की उम्मीद रख सकता है। और देखिए, इस बीच एक और खबर, चेर्नोबिल एटमी पावर प्लांट पर हमला, और रूस ने ड्रोन से न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक किया। चेर्निहिव में रेडिएशन का खतरा बढ़ा। हमले के बाद कई इलाके में ब्लैकआउट। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट पर 20 से ज्यादा ड्रोन दागे। तो रूस का विध्वंसक हमला, चेर्नोबिल से न्यूक्लियर खतरा। यूक्रेन ने के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का बड़ा ड्रोन हमला, और न्यूक्लियर पावर प्लांट के संवेदनशील हिस्से को बड़ा नुकसान हुआ है। हमले के बाद न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। रूस ने ड्रोन से न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन शेल्टर को टारगेट किया। न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन शेल्टर में आग लग गई। हमले के बाद चेर्निहिव समेत कई इलाके में ब्लैकआउट। बड़ी बात क्या है, यूरोप पर भी रेडिएशन का खतरा है, इसकी आशंका बनी हुई है। आईएईए ने न्यूक्लियर प्लांट को लेकर चिंता जताई है। और वहीं यूएसए न्यू स्टार्ट संधि पर रूस का बयान सामने आया है। पुतिन के प्रस्ताव पर ट्रंप के जवाब का इंतजार। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायबकोव का बयान आया है। एटमी वेपन को कम करने के मकसद से संधि, पुतिन ने कहा था रूस डील आगे बढ़ाने के पक्ष में। तो अब देखिए क्या है आखिर ये न्यू स्टार्ट संधि, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, और फिर इस पर हम बात करेंगे। 2010 में दरअसल रूस और अमेरिका के बीच यह डील हुई। एटमी वेपन की होड़ को कम करना इसका मकसद था। एटमी मिसाइल बॉम्बर्स की संख्या पर सख्त पाबंदी लगाई गई। इसके तहत 1550 से ज्यादा परमाणु हथियारों से ज्यादा की तैनाती नहीं हो सकती है। समझौते के तहत ऑन साइट निरीक्षण का प्रावधान है। अब ट्रंप का प्लान क्या है ये आप समझिए। नया परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता वो करना चाहते हैं। समझौते में चीन को भी वो शामिल करना चाहते हैं। अब बड़ी बात समझिए, 2023 के बाद पुतिन ने ऑन साइट निरीक्षण के प्रावधानों को निलंबित किया है। यह कोशिश संजय सोई सर, ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, कभी भी न्यूक्लियर टक्कर देखने को मिल सकती है, तो इन हालातों में अब ये जो न्यू स्टार्ट संधि जिसका जिक्र हो रहा है और एक नई कोशिश की बात हो रही है, ये आप कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, ऐसा कि इसका उद्देश्य बहुत अच्छा था, नोबल उद्देश्य था। हाँ। लेकिन 2023 के बाद जिस प्रकार से माहौल बना, तो रशिया ने इस संधि से निकल गया था। अभी वो चाह रहे चीन को भी इसमें जोड़ा जाए। हाँ। तो स्टार्ट अच्छी है, माहौल अच्छा है और एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन जिस प्रकार से माहौल है, जिस प्रकार से टेंशन है अभी अमेरिका रशिया के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में, क्या इस चीज़ को मानेंगे? क्या सभी अमेरिका इस चीज़ को पर साइन करने को तैयार होगा? इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। दूसरी बात यह कि जैसा ये बता रहे थे कि चेर्नोबिल के ऊपर रशिया का अटैक और ज़ैपोरिज़िया के ऊपर यूक्रेन का अटैक, तो ये इस समय में एक बहुत बड़ा खतरा है यूरोप के लिए, रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए। अगर इस तरह चाहे वो एक्सीडेंटल अटैक हो या जानबूझ के अटैक किए गए हो, या फिर वो फॉल्स फ्लैग भी होता है कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश हो, बाद में अटैक कोई करे, तो ये सब देखते हुए, लेकिन अल्टीमेटली अगर इस तरह का कोई लीक होता है या इस तरह का कोई खतरा होता है, तो एक छोटा सा सवाल था मेरा इसी को लेकर कि क्या ये दुनिया जो है इस वक्त किसी ऐसे एरा में प्रवेश कर गई है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक संधियां हों, अंतर्राष्ट्रीय बड़े मंच हों, या फिर जो बायलैटरल ट्राइलैटरल संधियां, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है? संधि करें फिर भी वो मानी जाए नहीं मानी जाए, इस पर हमेशा सवाल है। नहीं, बिल्कुल रवि, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या मकसद रह गया? अब वो यूनाइटेड नेशन एक है,
लेकिन छोटे मोटी चीज़ों में WHO या इस तरह की चीज़ों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मेजर जब काम होता है वहाँ कुछ नहीं कर पाते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहाँ पे बिल्कुल सर, और हम तो देख रहे हैं चाहे वो मिडिल ईस्ट के हालात हो या फिर रशिया और यूक्रेन वॉर, तमाम जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो फिलहाल कैसे फेल ही साबित हुई हैं बीते 3-3.5 साल में। एक और बड़ी खबर क्या है, रूस ने वॉर जोन में Su-57 भेजा है, यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतारा है Su-57 5th जनरेशन यानी कि 5वीं पीढ़ी का ये फाइटर जेट है Su-57, जिसका नाम है, ये देखिए आप, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी है इसके जरिए। और कितना घातक है Su-57 फाइटर जेट, ये भी देखिए। इसकी रेंज है 3,500 किलोमीटर तक और 20,000 मीटर की ऊंचाई तक जाने में यह सक्षम है। मैक 1.6 से अधिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड अटैक में भी यह सक्षम है। गाइडेड मिसाइल बम ले जाने की क्षमता है इसमें। लंबी दूरी से टारगेट पहचान लेता है, रडार को चकमा देता है। 8 इंटरनल वेपन स्टेशंस हैं इसके अंदर। तो आप देखिए कि वॉर के अंदर, वॉर में किस तरह से हर वॉर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कैप्टन श्याम, अब सवाल कुल मिलाकर, मैं चूंकि अब आखिरी हिस्से में हम आ रहे हैं कार्यक्रम में, मेरा सवाल यही है कि ये वॉर आप कितने आगे जाते देखते, इसका स्ट्रेच क्या देख रहे हैं? 3-3.5 साल तो गुजर गए और ट्रंप अगर फ्यूलिंग करते हैं, यूरोप की तरफ से पैसा मिलता है, ज़ेलेंस्की तो लड़ते रहेंगे। रवि, देखिए, आपने मुझे मौका दिया है पिछले 3 सालों से इसको कवर करने का। जब से मार्च अप्रैल 2022 से लगातार हम आपके साथ जुड़े हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये वार लगातार चलता रहेगा। ये जमीनी लड़ाई नहीं है, ये जमीर की लड़ाई है। नाटो की आहट को बंद करना है और पुतिन उस पर कभी भी अलग नहीं हट रहे, बिल्कुल सतर्क हैं, शातिर हैं। तो ये वार कैसे रुकेगी? रूट कॉज को कहते हैं वो खत्म करो, और रूट कॉज पे ज़ेलेंस्की आने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका बार बार अपना यू टर्न लेता रहता है। इससे कुछ होना जाना नहीं है। आग हो ना हो, चिंगारी जलती रहने चाहिए। इस स्ट्रेटजी के साथ पुतिन लड़ रहे हैं और वो छोटा छोटा अटैक करते हैं, ड्रोन से करते हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज करते हैं। Su-57 को भी क्रॉस कंट्री ट्रेनिंग में अपने पायलट्स को ले जाके पोस्चरिंग कर रहे हैं और ये फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये सब उसी का नमूना है। टॉम हॉक कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, बहुत दूर की बात है। फिलहाल वर्ल्ड इसके लिए तैयार नहीं है, यूरोपियन यूनियन तैयार नहीं है। ठीक है, यानी पेच उलझता ही जा रहा है। और देखिए, इस बीच रूस के खिलाफ नाटो के रोबोट टैंक की खबर है। नाटो ने बॉर्डर पर तैनात किए हैं रोबोट टैंक। जी हां, बैटल टैंक की तरह काम करेगा ये रोबोट टैंक और रोबोट टैंक से रूसी पोस्ट पर हमले की योजना है। तो नाटो के रोबोट टैंक विनाशक हो गया और ज्यादा जंग रूस के खिलाफ नाटो ने उतारे हैं रोबोट टैंक। रूस से लगे सभी जो बॉर्डर से वहां पर तैनाती करने की पूरी तैयारी है। रूसी टैंक को देखते ही तबाह कर देगा रोबोट टैंक। रोबोट टैंक की ताकत आप समझिए, टैंक गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। रोबोट टैंक में मशीन गन लगी हुई है, हर मिनट सैकड़ों राउंड फायरिंग की क्षमता है। बिना सैनिकों के दुश्मनों को टारगेट करेगा। टैंक में लगे सेंसर हमलों को नाकाम करेगा। उबड़ खाबड़ जमीन पर 12 मील प्रति घंटे की स्पीड लगातार 90 मिनट तक चलने में यह सक्षम है।